अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, इंस्पेक्टर अहमद यार खान की स्टोरी माता के सपूत की आखिरी हिस्सा सुनते हैं। वो लड़की तक तो न पहुंच सके, पिछली बोगी में सवार हो गए थे। गार्ड को यह भी बताया गया कि इस लड़की का सुराग लगाने के लिए एक अंग्रेज और एक देसी पुलिस ऑफिसर यहाँ आए थे। बहरहाल इन लोगों ने इस वाक़ये को इतनी सी अहमियत दी कि इसके मुतालिक मजाक के अंदाज से बातें करते रहे। इसके बाद गार्ड को उसके बेटे ने बताया कि हमने उसे बुलाया था। गार्ड ने ज़रूरी समझा कि वो हमें मिले। उसने एक अच्छे शहरी का फ़र्ज़ अदा किया था जिससे हमें बड़ी मदद मिली। हम इस लाइन पर सोचने लगे कि लड़की को वापस ले आए हैं। हमें ये मालूम करना था कि लड़की घर में है या कत्ल कर दी गई है। मैंने इंस्पेक्टर राजस को बताया कि पंजाब के मुसलमान और सिख घर से भागी जाने वाली लड़की को बख्शा नहीं करते, कत्ल कर देते हैं। इंस्पेक्टर राजस सोच में पड़ गया। उसने गार्ड का शुक्रिया अदा करके उसे भेज दिया। सोच कर उसने मुझे कहा, आज रात 10 बजे के बाद छापा मारेंगे। जिन आदमियों की ज़रूरत है इन्हें बुला लो। शाम के बाद एक मुखबिर आया। उसके साथ वो औरत थी जिसका उसने जिक्र किया था। उसने बताया कि लड़की घर में है और उसे कैद में रखा हुआ है। उसे गालिबन मारा पीटा भी जा रहा था। इंस्पेक्टर राजस ने कहा कि अभी छापा मारा जाए। हम दोनों उठे, रिवॉल्वर जेबों में डाले। बगैर वर्दी पुलिस के जो आदमी हमने अपने साथ रखे हुए थे उन्हें साथ लिया। मुखबिर को गाइड बनाया और हम चल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी। घर ज़्यादा दूर नहीं था, खासा अमीराना घर था। हमने अपने आदमियों को मौजूद जगहों पर खड़ा कर दिया और दरवाजे पर दस्तक दी। सरदार सुरजीत सिंह खुद ही बाहर आ गया। मैंने अपना और इंस्पेक्टर राजस का तारुफ कराया। वो पढ़ा लिखा आदमी था। सोसाइटी में उसे लीडरों जैसा मकाम हासिल था। वो अपनी घबराहट छुपा न सका। कुछ देर तो खामोश खड़ा रहा। मैंने जब कहा कि हम अंदर आना चाहते हैं तो उसने पूछा, क्या काम है? इंस्पेक्टर राजस भाप गया कि सिख किसी जहनी कैफियत में मुब्तला हो गया है और वो नहीं चाहता था कि हम अंदर जाएं। उसने मुझे अंग्रेजी में गुस्से से कहा, इस दाढ़ी वाले जानवर से कहो कि हमारे रास्ते में ज़्यादा देर खड़ा न रहे। मैं इसे धक्का देकर अंदर चला जाऊंगा। इसे कहो कि अपनी बेटी को बाहर लाए। वो अंग्रेजी समझता था। एक तरफ हटकर मरी हुई आवाज़ में बोला, आ जाएं। ड्योढ़ी के साथ ही बैठने का कमरा था। हमें वहाँ ले जाकर बिठाया। उस पर ऐसी खामोशी तारी थी जिसमें उसकी बेबसी थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। जिस बाप की बेटी बेलगाम हो जाए वो तो जीते जी मर जाता है। कुछ ऐसी ही हालत उसकी हो रही थी। मैंने उसे कहा, आपके लिए बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन हमारी मजबूरी देखें। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा, बशर्ते कि आपने ताउन किया। दिलजीत कौर आपकी बेटी है? जी, उसने आह भरने के अंदाज से कहा। उसे बाहर ले आओ, इंस्पेक्टर रोजर्स ने कहा। हमारे सामने लाओ। वो उठा और सर झुकाए हुए अंदर चला गया। इंस्पेक्टर रोजर्स ने मुझसे पूछा, क्या हमें इस पर एतमाद कर लेना चाहिए? वो लड़की को पिछले दरवाजे से भगा देगा। मैंने मकान के हर तरफ आदमी पोस्ट कर रखे हैं। मैंने कहा, इन्हें पूरी हिदायत दे दी हैं। इस घर से कोई नहीं भाग सकता। यहाँ के मकान मिले हुए हैं, इंस्पेक्टर रोजर्स ने कहा। छतों के ऊपर से फरार होना आसान है। इस मकान के पिछवाड़े एक मुसलमान का घर है। मैंने कहा, इसकी छत पर मैंने 2 आदमी बिठा रखे हैं। तमाम छतें उनकी नज़रों में हैं। उनके पास टार्चें भी हैं और रिवॉल्वर भी। वो अभी तक आया नहीं, इंस्पेक्टर रोजर्स ने कहा। सिर्फ 2 मिनट इंतज़ार करेंगे, मैंने घड़ी देखकर कहा और नज़रें घड़ी पर ही रखीं। जो ही 2 मिनट गुजरे, मैं उठा और ड्योढ़ी में जाकर अंदर वाले दरवाजे पर दस्तक भी दी और पुकारा, सरदार सुरजीत सिंह। मैंने दरवाजे से कान लगाए तो अंदर खुसर-पुसर सुनाई दी। मैंने फिर दस्तक दी और आवाज़ भी दी। आज 36 साल बाद मैं जहाँ कुछ तफसीलात भूल गया हूँ, वहाँ पंजाबी के ये अल्फाज इसी तरह याद हैं जैसे अभी-अभी सुने हों। फड़सूं लत्तां ते चुक ले, इसकी टांगों को पकड़ो और उठा लो। एक मर्दाना आवाज़ मुझे सुनाई दी। इसके साथ ही एक जनाना आवाज़ सख्त घबराई हुई और गुस्सैली सुनाई दी। ओ हरामदयो, सगी बहन जे, खूह विच न सुटना। ये तुम्हारी सगी बहन है, इसे कुएं में न फेंकना। और जनाना चीखें और बड़ी करख हो बका सुनाई दी।
پھر ایک مردانہ آواز آئی، وچ سٹ دیو، اینو میری آنکھاں تو اوٹ کر دیو، اندر پھینک دو، اسے میری نظروں سے اوجھل کر دو۔ میں نے چلا کر کہا، مسٹر راجرز میرے پیچھے آؤ۔ میں نے ریوالور نکالا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر کھلا صحن تھا جس کے 3 اطراف برآمدے اور کمرے تھے۔ صحن کے ایک کونے میں کنواں تھا۔ اس زمانے میں نلکے نہیں تھے یا کم تھے۔ پیسے والے لوگوں نے گھروں میں کنویں کھدوا رکھے تھے۔ 2 سکھ ایک لڑکی کو اس طرح کنویں کی طرف گھسیٹ رہے تھے کہ ایک نے اس کے دونوں بازو کلائیوں سے اور دوسرے نے دونوں ٹانگیں ٹخنوں سے پکڑ رکھی تھیں۔ بجلی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ کنواں 3-4 قدم دور تھا۔ لڑکی شور مچا رہی تھی اور گالیاں بھی دیتی تھی۔ اس کی ماں اپنے بیٹوں کی طرف لپکتی تھی تو ان کا باپ سردار سرجیت سنگھ اسے پیچھے کو گھسیٹ لیتا تھا۔ میں نے یہ منظر 2-3 سیکنڈ میں دیکھا اور للکار کر کہا، چھوڑ دو اسے ورنہ گولی چلا دوں گا۔ وہ مجھ سے 15-16 قدم دور تھے۔ میں نے دوڑ کر ایک سکھ کو دھکا دیا۔ انسپکٹر راجرز نے دوسرے کے منہ پر گھوسا مارا۔ لڑکی اٹھ بیٹھی۔ ان میں سے کسی نے کہا، انہیں بھی کاٹ دو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے ایک برآمدے کی طرف دوڑے۔ وہ بھاگ نہیں رہے تھے، ہتھیار لینے جا رہے تھے۔ میں نے بیک وقت 2 کام کیے۔ ان کے پیروں میں فرش پر ریوالور کی ایک گولی فائر کی اور جیب سے وسل نکال کر 3 دفعہ بجائی۔ انسپکٹر راجرز ہوشیار آدمی تھا۔ باہر گیا اور 4-5 کانسٹیبلوں کو لے آیا جو وردی کے بغیر تھے۔ سکھ وہیں رک گئے۔ لڑکی حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ سردار سرجیت سنگھ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ 3-4 بچے بھی تھے۔ وہ روتے روتے چپ ہو گئے تھے۔ ہم نے باپ، دونوں بھائیوں اور ان کی بہن کو حراست میں لے لیا۔ لڑکی سے میں نے پوچھا کہ تمہارا نام دلجیت کور ہے؟ وہ خوفزدہ تھی۔ اس نے صرف سر ہلا کر بتایا کہ وہ دلجیت کور ہے۔ تم گھنشیام کے ساتھ کلکتہ جا رہی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا اور خاموش رہی۔ گھنشیام کے ساتھ تم ہی جا رہی تھی نا؟ میں نے کہا، کہہ دو ہاں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کلائی اوپر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی کلائی میں کانچ کی صرف ایک چوڑی تھی۔ 2nd کلاس کمپارٹمنٹ میں اسی کی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ میں نے اس کے سر کو سونگھا۔ وہی خوشبو تھی جو مقتول کے کوٹ کے ساتھ تھی۔ میں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا اور اسے باہر لے گیا اور بیٹھنے والے کمرے میں اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے بٹھا دیا۔ اس کے باپ اور بھائی بھی وہیں تھے۔ ہمارے 6 آدمی ریوالور لیے ان کے پاس کھڑے تھے۔ انسپکٹر راجرز نے فوری طور پر مکان کی تلاشی لینے کو کہا۔ اس وقت سرجیت سنگھ اچانک بیدار ہو گیا۔ پہرے داروں کے روکنے کے باوجود وہ ڈیوڑی میں میرے پاس آ گیا اور مجھ سے التجا کے لہجے میں کہا کہ تم میرے ہندوستانی بھائی ہو، میری عزت اور میرے نام پر مدد کرو۔ میں مظلوم باپ ہوں۔ اس لڑکی نے میری داڑھی میں پیشاب کر دیا ہے۔ میرے گھر کی تلاشی نہ لو۔ تم لوگوں کو یہاں کچھ نہیں ملے گا سوائے اس لڑکی کے۔ مجھ سے جو پوچھو گے بالکل سچ بتاؤں گا۔ باہر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، مجھے بے عزتی سے بچاؤ۔ انسپکٹر راجرز یہ سننے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا کہ سرجیت میرے ساتھ کیا بات کر رہا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے سرجیت سنگھ سے کہا، تم عزت دار انسان ہو۔ میں نے تمہیں کہا کہ بیٹی کو باہر لے آؤ اور تم نے اندر جا کر بیٹوں سے کہا کہ اسے کنویں میں پھینک دو۔ سرجیت سنگھ اپنی صفائی میں بولنے لگا تو انسپکٹر راجرز نے اسے شٹ اپ کہہ کر کمرے میں بھیج دیا۔ ہم نے گھر کی تلاشی لی۔ کم و بیش 3 گھنٹے صرف ہوئے۔ کوئی قابل اعتراض چیز، کاغذ یا ہتھیار نہ ملا۔ لڑکی کے ذاتی کمرے اور سوٹ کیسوں میں سے بھی کچھ نہ ملا۔ عطر کی وہ شیشی مل گئی جو وہ استعمال کرتی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ انہیں دلی لے جایا جائے یا امرتسر میں ہی پوچھ گچھ کی جائے۔ انسپکٹر راجرز نے کہا کہ دلی لے جانا بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام اپنے ہیڈ کوارٹر کے مخصوص کمرے میں آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے اقبال جرم کر لیا تو نشاندہیوں اور شہادت کی فراہمی کے لیے امرتسر آیا جا سکتا ہے۔ رات کے وقت کوئی موزوں ریل گاڑی دلی نہیں جاتی تھی۔ ان سب کو رات کے لیے حوالات میں بند کر دیا اور ہم اپنی جگہ چلے گئے۔ الگ صبح گاڑی جاتی تھی۔ ہم نے سب ملزموں کو حوالات سے نکلوا کر گاڑی میں بٹھایا اور دلی روانہ ہو گئے۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا شعبہ CID کے اندر ایک خفیہ CID تھی۔ یہاں یہ بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا کہ تلاشی، برآمدگی اور نشاندہی کے وقت مشیر ساتھ رکھے جائیں اور ملزموں کو گرفتار کر کے کسی مجسٹریٹ سے ریمانڈ لیا جائے یا قانونی شہادت کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اس شعبے کے تفتیشی کمرے بلکہ تہہ خانے میں
जो मुश्तबा आता था वो सिर्फ इस सूरत में सही और सलामत रहता था कि आते ही इकबाली जुर्म कर ले या काबिल कबूल सबूत पेश करके साबित कर दे कि उसका इस वारदात के साथ कोई ताल्लुक नहीं, या वो मकाम वारदात या वारदात के इलाके से गैर हाजिरी साबित कर दे। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ उसी को ले जाया जाता था जिसके खिलाफ शक पुख्ता होता था और उसके खिलाफ खासी शहादत होती थी। दरअसल किस्सा ये था कि अंग्रेज़ 1857 के तजुर्बे से बहुत खौफ था। इसके बाद वो कोई ज़रा सा भी ख़तरा मोल लेने को तैयार नहीं था। आपने सुना होगा कि मुसलमान मुजाहिदीन किस तरह अचानक उठे थे 1957 में और अंग्रेज़ से दिल्ली जैसा शहर छीन लिया था। अंग्रेज़ के लिए यह हादसा गैर मुतवक्के था। उसने अमृतसर के जलियांवाला बाग में और लाहौर में मस्जिद शहीदगंज के सिलसिले में मुजाहिरीन पर जो जुल्म तशद्दुद और उनके साथ जो वहशियाना सलूक किया था, वो भी 1857 के ज़ख्म से घबरा कर किया था। वो हिंदुस्तान पर गिरफ्त बेहद मजबूत करना चाहता था, इसलिए वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहा था। इसी मकसद और पुराने ख़तरों के पेश नज़र अंग्रेज़ ने दिल्ली में ये महकमा कायम किया था और इसके तफ्तीशी कमरे को मिसबा खाना बना रखा था। मैंने वहाँ मुल्ज़िमों और मुश्तबा अफराद के साथ जो सलूक होते देखा है, वो आप तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। मैं ऐसे तशद्दुद का कायल नहीं था, लेकिन मैं अंग्रेज़ों को रोक भी नहीं सकता था। वो हिंदुस्तानियों को इसी सलूक के काबिल समझते थे, मगर मैं माता नाम की इस्लाम दुश्मन दहशत पसंद तहरीक के किसी मेंबर को बख्शने पर आमादा नहीं था। मैंने इरादा कर लिया था कि इस लड़की से इस तहरीक के मेंबरों की निशानदही कराऊंगा और सबको अपने तफ्तीशी कमरे की चक्की में पीसूंगा। अंग्रेज़ अपने लिए दरिंदा बनने पर तैयार हो गया। हमने दिल्ली जाकर सरदार सुरजीत सिंह, इसके दोनों बेटों और इसकी बेटी के लिए नहायत अच्छे खाने का इंतज़ाम किया और इन्हें अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। मैंने चारों को कह दिया कि सच बोलोगे तो आराम में रहोगे, हेरा फेरी करोगे तो बड़ी बुरी मौत मरोगे। रात 12 बजे के बाद हमने लड़की को जगाया और इसे खुसूसी कमरे में ले गए। वो 22 साल की खासी खूबसूरत लड़की थी। उसका रंग साफ सुथरा था मगर उड़ा हुआ था। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें खबरदार कर चुका हूँ कि यहाँ हेरा फेरी करोगी तो तुम्हारा अंजाम भयानक होगा। अब तुम्हें कोई और पिंदो नसीहत नहीं की जाएगी। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सी शहादत मौजूद है। मैंने उसके सैंडल, पर्स, जेवरात का डब्बा और उसकी चूड़ियों के टुकड़े उसके सामने रख दिए थे। मैंने कहा, घनश्याम के साथ तुम कलकत्ता जा रही थी, क्या ये ठीक है? हाँ, उसने गमज़दा आवाज़ में जवाब दिया। मैं उसके साथ अमृतसर से सवार हुई थी। मेरे अगले सवाल से पहले ही उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मेरी एक बात मान लें, मेरे बाप को छोड़ दें, इनका इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने पहले ही इन्हें बहुत परेशान किया है। इन्हें मेरे जुर्म की सज़ा न दें और तुम्हारे भाई दोनों को मेरे सामने फांसी चढ़ाएं। उसने कहा, क्यों? दोनों कातिल हैं। उसने कहा, उन्होंने घनश्याम को कत्ल किया है। वो रोने लगी और आगे बोल न सकी। मैंने इंस्पेक्टर राजेश को उसका बयान सुनाया। उसने कहा कि इसे कहो कि ये तमाम वाक़या खुद ही सुना दे, इसके बाद हम जिरा करेंगे। मेरे कहने पर उसने मुख्तसर सा बयान दिया, जो इस तरह से है कि घनश्याम के साथ उसकी दोस्ती थी। वो इसे मिलने दिल्ली से अमृतसर आया करता था। उसने घनश्याम के साथ घर से भागने का प्रोग्राम बनाया। दिन तय हो गया। घनश्याम 2 रोज़ पहले अमृतसर आ गया था। उसने सेकंड क्लास में एक सीट बुक करा ली। लड़की ने सीट इसलिए बुक ना कराई कि उसका फरार किसी रिकॉर्ड में ना आए। घनश्याम ने इसे कहा था कि सेकंड क्लास में जगह मिल जाएगी। इस क्लास की बुकिंग ज़्यादा नहीं होती। अगर कोई सीट ना मिली तो वो मुसाफिरों से ये कहेगा कि ये मेरी बीवी है, इसे सीट नहीं मिली। इस सूरत में घनश्याम फर्श पर बिस्तर डाल लेगा। लड़की ने गाड़ी के वक्त से बहुत पहले सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। घनश्याम अपने एक दोस्त के घर ठहरा हुआ था। वो वक्त पर स्टेशन पहुंच गया। लड़की ने घर से जेवरात और नकदी चुरा ली और स्टेशन पर चली गई। वो प्लेटफॉर्म पर उस वक्त गई जब गाड़ी चल पड़ी थी। उसने दानिस्ता ताख़ीर की थी। वो दौड़कर घनश्याम के कंपार्टमेंट तक पहुंची। वहां 2 सीटें खाली थीं। घनश्याम ने दूसरे मुसाफिरों को बताया कि वो इसकी बीवी है। दोनों खुश थे कि फरार कामयाब रहा। गाड़ी दिल्ली पहुंची तो उनके दिलों से पकड़े जाने का खौफ निकल गया।
दूसरे मुसाफिर दिल्ली उतर गए और कंपार्टमेंट में इन दोनों के सिवा कोई न रहा। वो और ज़्यादा खुश हुए। इसी खुशी का असर था कि वो कंपार्टमेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद करना भूल गए। दिल्ली से गाड़ी निकली तो वो दोनों एक ही सीट पर बैठे हुए थे और खतरात को भूल गए थे। ये एक्सप्रेस गाड़ी थी जिसके स्टॉप बहुत दूर दूर थे। गाड़ी पूरी रफ्तार से जा रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। दो आदमी अंदर आ गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। कंपार्टमेंट में सिर्फ एक बत्ती जल रही थी। घनश्याम ने दूसरी बत्ती भी जला दी। अंदर आने वाले कोई और नहीं, लड़की के भाई थे। उस वक्त लड़की घनश्याम के साथ लगी हुई बैठी थी। भाइयों को देखकर कूद कर उठी। भाई ने उसी वक्त घनश्याम की गर्दन दोनों हाथों में जकड़ ली जब वो सीट से उठ रहा था। लड़की ने उसे छुड़ाने के लिए अपने बड़े भाई के हाथ पकड़े। छोटे भाई ने बहन की कलाई पकड़कर मरोड़ी तो उसकी चूड़ियां टूट गईं। भाई ने उसे बाजू मरोड़कर बेबस कर दिया और उसे पीटा भी। उसे मालूम नहीं था कि घनश्याम जिंदा है या मर गया है। बड़े भाई ने उसे घसीटा और दरवाजे तक ले गया। छोड़ा तो वो गिर पड़ा। दोनों भाइयों ने उसे धकेलकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। लड़की बहुत चीखी। भाइयों ने उसे घूंसों से पीटा और चाकू उसकी गर्दन पर रखकर कहा कि वो चुप न हुई तो उसकी गर्दन काटकर लाश को बाहर फेंक देंगे। बाहर अंधेरा था। लड़की ने बताया कि अचानक उसने महसूस किया जैसे उसके हलक में कोई चीज़ फंस गई है। इसके बाद वो बोल न सकी। कभी समझती कि ये ख्वाब है और जब उसे ख्याल आता कि यह हकीकत है तो उसके हलक में फंसी हुई चीज़ और ज़्यादा फैल जाती। उसका जिस्म सुन्न हो गया और दिमाग भी जवाब दे गया। गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। एक भाई ने बाहर देखा और कहा, आगे स्टेशन है, गाड़ी रुकेगी। उसने लड़की से कहा, अगर तुमने गाड़ी से उतरकर कोई उल्टी सीधी हरकत या बात की तो हम तुम्हें सबके सामने कत्ल कर देंगे। अगर खामोश रहोगी तो हमारी भी इज्जत रह जाएगी और तुम्हारी भी। हम तुम्हें वापस घर ले जा रहे हैं। ये सब तुम्हारी इज्जत के लिए है। गाड़ी इतनी आहिस्ता हो गई कि भाइयों ने लड़की को चलती गाड़ी से उतार लिया। एक भाई ने उतरने से पहले कंपार्टमेंट की बत्तियां बुझा दी थीं और उतरते वक्त दरवाज़ा बंद कर दिया था। प्लेटफॉर्म अभी आगे था। भाई उसे बाहर ले गए। उन्हें मालूम नहीं था कि ये कौन सा स्टेशन है। शहर में गए और निहायत मामूली से होटल में ठहरे। वहाँ भाइयों ने उससे पूछा कि जेवरात और नकदी कहाँ हैं। उसने कहा कि सब कुछ गाड़ी में रह गया है। वो बहुत परेशान हुए। गाड़ी से उतरने की जल्दी में उन्हें नकदी और जेवरात का होश ही नहीं रहा था। उन्होंने देखा कि लड़की के सैंडल भी गाड़ी में ही रह गए थे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। वो रेलवे स्टेशन पहुंचे। किसी से पूछा कि इन्हें अमृतसर जाना है, गाड़ी कितने बजे आएगी। इन्हें बताया गया कि लाहौर जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और चलने वाली है। भाइयों ने टिकट लेने में वक्त ज़ाया न करना चाहा। बहन को अपने साथ दौड़ाते प्लेटफॉर्म पर गए। गाड़ी चल पड़ी। वो इंटर क्लास के डब्बे में सवार हो गए। दिल्ली और अमृतसर के दरमियान एक टिकट चेकर आया। इसे उन्होंने बताया कि वो फलां स्टेशन से जल्दी से सवार हुए हैं, इसलिए टिकट नहीं ले सके। इनका टिकट चेकर के साथ झगड़ा भी हुआ, जो गार्ड ने आकर ख़त्म कराया। वो अमृतसर पहुंचे। लड़की को घर ले गए जहां उसे पीटा गया और कमरे में बंद रहने को कहा गया। अगली रात हम उसके घर पहुंच गए। लड़की ने बताया कि उसका बाप अंदर आया तो बहुत घबराया हुआ था। उसने बेटी को गालियां दी और बेटों से कहा, बाहर पुलिस के 2 इंस्पेक्टर आए बैठे हैं, एक देसी और दूसरा अंग्रेज है। वो इस मुँह काली को बुला रहे हैं। ये तुम्हें जेल भिजवाएगी। बेटे बाप को बता चुके थे कि वो अपनी बहन के दोस्त को कत्ल कर आए हैं। उन्होंने बहन को पकड़ा और कुएं की तरफ घसीटने लगे। बाप ने कहा कि उसे कुएं में फेंक दो। माँ ने शोर मचाया और बेटों को गालियां देकर कहा कि तुम्हारी सगी बहन है, कुएं में न फेंकना। भाइयों ने उसे बाजुओं और टांगों से पकड़कर उठाया और हमने उसे छुड़ा लिया। मैंने ये सारा बयान इंस्पेक्टर रोजर्स को सुना दिया। लड़की एफए पास थी, लेकिन अंग्रेजी आसानी से नहीं बोल सकती थी। मौजू यही था कि वो पंजाबी में बात करे ताकि कोई बात उसके दिल में न रह जाए। उसने बयान तो दे दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके लिए बेहद ख़तरनाक मरहला तो अब आया है। मैंने और इंस्पेक्टर रोजर्स ने जिरा तैयार कर रखी थी। हमने वो डिस्क जिस पर माता लिखा हुआ था और कागज़ का वो टुकड़ा जिसमें इलायची के दाने लिपटे हुए थे, उसके आगे रख दिए। मैं उसको बता चुका था
کہ یہ دونوں چیزیں مقتول کی جیب سے برآمد ہوئی تھیں۔ لڑکی سے پوچھا، اس ڈسک اور کاغذ کی تحریر کا مطلب کیا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ جھوٹ بول رہی ہے۔ گھنشیام کے ساتھ تمہاری دوستی کہاں اور کس طرح شروع ہوئی تھی؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس نے پہلے سے انداز سے جواب دیا۔ اس کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گی۔ گھنشیام تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے امرتسر گیا تو کون سے دوست کے پاس ٹھہرا تھا؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ دلجیت کور، میں نے اسے نرم لہجے میں کہا، تم ان تمام سوالوں کا جواب دے دو گی، مگر اس وقت تک تمہاری یہ حسین صورت چڑیلوں کی طرح ہو چکی ہوگی اور تمہارا جسم ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہوگا۔ کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ تم عزت اور آرام سے ہمیں ان سوالوں کے جواب دے دو؟ دو آدمیوں کو ایک عورت مل جائے تو اس کی عزت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگر بہانہ پیدا کر کے مجھے خراب کرنا چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ لڑکی چالاک معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کا جواب انسپکٹر روجرز کو انگریزی میں سنا کر اپنی رائے دی کہ یہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ ہم اسے خراب کریں گے اور اسے تفریح کا ذریعہ بنائیں گے۔ انسپکٹر روجرز نے مجھے کہا کہ اس کے دماغ میں یہ ڈالو کہ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیں گے کہ یہ عورت ہے یا مرد، ہمیں اس کے حسن اور اس کے جسم کے ساتھ رتی برابر بھی دلچسپی نہیں۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہوا کہ اس انگریز نے لڑکی کے متعلق کوئی بیہودہ ارادہ دل میں نہیں رکھا تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا، تم بھول جاؤ کہ تم گورے رنگ کی بڑی حسین لڑکی ہو، ہمیں صرف 3 سوالوں کے جواب دے دو اور آزاد ہو جاؤ۔ مقتول تمہارا دوست کس طرح بنا؟ وہ امرتسر میں کس کے پاس ٹھہرا تھا اور کلکتہ تمہارا مشن کیا تھا؟ میں ذرا سوچ کر بتاؤں گی، اس نے کہا۔ یہ کوئی حساب کا سوال تو ہے نہیں، میں نے کہا۔ فوراً ابھی جواب دو۔ مجھے اس پر رحم آ گیا۔ وہ گمراہ ہو گئی تھی لیکن آخر لڑکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ تمہارے بھائیوں کو تمہارے سامنے پھانسی چڑھایا جائے۔ تم ان سے اس آدمی کا انتقام لینا چاہتی ہو جسے تم چاہتی تھی، تم قاتل نہیں۔ ہمارے دلوں میں یہ شک کیوں پیدا کرتی ہو کہ تم بھی قتل کے جرم میں شامل تھیں؟ ہم یہ سمجھیں گے کہ تمہارے بھائی بے گناہ ہیں اور تم نے گھنشیام کو کسی وجہ سے کسی اور سے قتل کرایا ہے۔ کیا تم تمام عمر جیل میں گزارنا چاہتی ہو؟ وہ گہری سوچ میں کھو گئی۔ اسے جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا۔ کہنے لگی، میرے باپ کو چھوڑ دیں، میں بہت ساری باتیں بتاؤں گی۔ میں نے انسپکٹر راجرز سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، اسے کہو کہ ہم تمہارے باپ کو عزت سے رکھیں گے اور 2-3 ضروری باتیں پوچھ کر اسے آزاد کر دیں گے۔ جب تک میرے باپ کو نہیں چھوڑو گے میں زبان نہیں کھولوں گی۔ اس کو بے لباس کر دو، انسپکٹر راجرز نے غصے سے کہا، اور اس کے باپ کو یہاں لے آؤ۔ وہ تیزی سے اٹھا اور لڑکی کی طرف بڑھا۔ لڑکی سمجھ گئی تھی کہ اس انگریز نے کیا کہا ہے۔ وہ سکڑنے لگی۔ میں اٹھ کر لڑکی کے آگے کھڑا ہو گیا اور انسپکٹر راجرز کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ اس نے حیران سا ہو کے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، مسٹر راجرز، میری ڈیوٹی اور میرے ایمان میں کچھ فرق ہے، مجھے یہ فرق برقرار رکھنے کی مہلت دیں۔ میرا کردار کہتا ہے کہ بیٹی کو باپ کے سامنے بے لباس نہیں کروں گا۔ آپ بیٹھ جائیں، یہ بولے گی اور سب کچھ بتائے گی۔ اس بے رحم انگریز کو نہ جانے کیوں رحم آ گیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے گھوم کر لڑکی کا ہاتھ پکڑا۔ بہت خوبصورت ہاتھ تھا اور اس کی انگلیاں باریک اور نہایت اچھی تھیں۔ میں نے میز سے پنسل اٹھا لی۔ پنسل لڑکی کی شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان رکھ کر اس کی دونوں انگلیوں کو مٹھی میں لے لیا۔ میں نے ہاتھ دبایا تو لڑکی درد سے دوہری ہو گئی۔ اس کے منہ سے سی نکلی۔ میں نے ہاتھ کا دباؤ کم نہ کیا۔ لڑکی تڑپنے لگی۔ اس سے کتنا درد ہوتا ہے؟ آپ اپنی انگلیوں میں پنسل رکھ کر دبائیں اور اس درد کو محسوس کریں۔ وہ لڑکی تھی، اس میں مردوں والی برداشت نہیں تھی۔ سردی کے باوجود اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ میں نے ہاتھ کو دبایا۔ اس کی چیخیں نکل گئیں اور وہ فرش پر تڑپنے لگی۔ میں اس کی انگلیوں میں پنسل دباتا چلا گیا۔ وہ چیختی رہی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ ابتدا ہے، میں نے اسے کہا۔ تم نے سن لیا ہے کہ یہ انسپکٹر تمہیں بے لباس کر کے تمہارے باپ کو یہاں بلانا چاہتا ہے۔ میں نے تمہاری عزت کی خاطر انگریز افسر کو ناراض کیا ہے۔ میرے سوال کا جواب فوراً دے دو۔ میرے باپ کو آپ نہیں چھوڑیں گے؟ اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔
उसे तुम्हारे सामने लाकर हम बेलिबास कर देंगे। मैंने कहा, और तुम्हारे सामने खड़ा करके उस पर बर्फ वाला पानी डालेंगे। हमें हुक्म न दो, हमारा हुक्म मानो। उसके आंसू बह रहे थे। उस वक्त मेरे जिस्म में बहुत ताकत थी। मैंने एक हाथ फैलाकर उसके सर पर रखा, मुट्ठी बंद की तो उसके बाल मेरी मुट्ठी में आ गए। मैंने इसी एक हाथ से उसे ऊपर उठा लिया। उसके पाँव जमीन से 7-8 इंच ऊपर थे। मैंने इसे बालों से ऊपर उठा रखा था। उसकी चीखों से कमरा दहल गया। मैंने इसे और ऊपर उठाकर मुट्ठी खोल दी। वो पाँव पर गिरी। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थीं। मैंने कहा, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, अमृतसर में माता का अड्डा कहाँ है और इस गिरोह में कौन कौन है? फिर आप मेरे बाप को छोड़ देंगे? उसने रोते हुए पूछा और कहने लगी कि मैं अपने अंजाम को जान गई हूँ। मैं आपको हुक्म नहीं दे रही, सौदा भी नहीं कर रही। मेरी अर्ज है कि मेरे बाप को छोड़ दें। मैंने उसे बहुत बदनाम किया है। मुझे इजाज़त दें कि उसके पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लूँ। मैंने इंस्पेक्टर रॉजर से बात की। उसने कहा कि ये पूरा बयान दे दे तो मैं वादा करता हूँ कि उसके बाप को छोड़ दूँगा। मैंने लड़की को इस अंग्रेज़ अफसर का फैसला सुना दिया। उसने पूछा, मैं आप पर किस तरह एतबार करूँ? ये मामला जज्बाती था। लड़की ने मुझे वहशी बना दिया था, मगर बाप बेटी के रिश्ते ने और बाप की खातिर बेटी की इल्तिजाओं ने मुझे मोम कर दिया। इंस्पेक्टर रॉजर से इजाज़त लेकर मैं लड़की को साथ ले गया। एक कमरे में बिस्तर का इंतज़ाम किया। उसके बाप को मुकफ्फल कमरे से निकाला और खुले कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया। बूढ़े की जज्बाती हालत बहुत बुरी थी। वो लेट गया तो बेटी ने उसके पैर पर सर रख दिया। उसने बाप के पाँव चूमे और फूट फूट कर रोई। बाप की धाड़ें निकल गईं। मैं लड़की को वहाँ से हटाने लगा तो बाप ने उठकर मेरा हाथ पकड़ लिया। रो रो कर उसने मुझसे पूछा, अब क्या होगा? मेरी किस्मत में और क्या लिखा है? मैंने उसे तसल्ली दी और उसे आराम से सो जाने को कहा। लड़की को मैं तफ्तीश के कमरे में ले गया। उसके बाप का भागने का कोई डर नहीं था। इर्द गिर्द कड़ा पहरा था। इंस्पेक्टर रॉजर्स ने चाय मंगवा ली थी। मैंने लड़की को पानी पिलाया, फिर चाय पिलाई और कहा, हमें कोई सवाल करने की ज़रूरत न पड़े। हर एक बात बता दो। मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं हिंदू हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने उसे जो अज़ियत दी थी वो इस शुरू का अशरे-अशीर भी नहीं था जो मुलजिमों के साथ वहाँ किया जाता था। नाजुक सी लड़की के लिए इतना ही काफ़ी साबित हुआ। बाप की तरफ से वो मुतमईन हो गई। नींद ने उसे अलग परेशान कर रखा था। रात के 3 बज चुके थे। उसने ग़ुनूदगी के आलम में खासा तवील बयान दिया। अपने मुतालिक उसने बताया कि लड़कपन के आगाज़ में उसमें 2 रुझान पैदा हो गए थे, एक आवारा ख़याली और दूसरा मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत। वालिदैन ने बचपन में उसे आज़ाद कर दिया था। आगे चलकर वो खुद आज़ाद हो गई। बड़े भाई ने इसकी 2 सहेलियों के साथ दोस्ताना कर लिया। बहन को पता चला तो उसने सबसे पहले अपने भाई के एक दोस्त से दोस्ती कर ली। स्कूल में उसे पढ़ाया गया कि सिख बड़ी ज़बरदस्त कौम है। इसी सिलसिले में उसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी पैदा की गई। कॉलेज में वो लड़कियों की लीडर बन गई, लड़कों से भी मिलने लगी। 1935 में उसकी उम्र 18 साल थी। इस साल लाहौर में मस्जिद शहीदगंज का वाक़या हुआ। ये सिखों और मुसलमानों का तनाज़ा था जिसमें लाहौर के मुसलमानों ने जानों की कुर्बानी बेदरेग दी। अमृतसर में सिखों को बताया गया कि लाहौर में मुसलमान सिखों को कत्ल कर रहे हैं। बहुत से सिख बर्छियों और कृपानों से मुसल्लह होकर लाहौर पहुँचे। वहाँ मुसलमान अंग्रेज़ पुलिस और फ़ौज की गोलियों का निशाना बन रहे थे। इस लड़की के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत और ज़्यादा गहरी हो गई। उस वक्त तक वो बहुत होशियार और मुँह फट हो चुकी थी। सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती थी। उसका बाप भी लीडर किस्म का आदमी था। उसकी लीडरी म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शनों और गुरुद्वारे और दरबार साहब के इंतज़ामात वगैरह तक महदूद थी। ताहम वो अपने आप को अमृतसर के सिखों का पंच कहलवाता था। लड़की सियासी सरगर्मियों के सिलसिले में अपने हमख्याल लड़कों से भी मिलती थी। वो तेज़ तर्रार भी थी, बेहया भी, और उसका चाल चलन भी दागदार था। घनश्याम के कत्ल से 8 महीने पहले इसकी पहली मुलाकात घनश्याम से हुई। यह खुफिया मुलाकात थी। घनश्याम दिल्ली से अमृतसर एक दोस्त के पास माता की भर्ती के लिए आया था। लड़की का एक दोस्त उसे घनश्याम के पास ले गया था। लड़की ने अपने एक पाली बयान में कहा कि घनश्याम ने उसे तफसील से बताया कि यूपी में हिंदुओं ने एक ज़मीन दोस्त तहरीक का आगाज़ किया है जिसके अग़राज़ व मकासद में
اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی بے سر فہرست ہے۔ اس تحریک کا پروگرام دہشت پسند تحریکوں جیسا تھا۔ دوسری تحریکیں انگریزوں کے خلاف کام کرتی تھیں، ماتا کو مسلمانوں کے خلاف کام کرنا تھا۔ انہوں نے جو طریقے وضع کیے تھے ان میں ایک تو مسلمان لیڈروں کو ایسے طریقوں سے قتل کرنا تھا کہ قاتلوں کا سراغ نہ ملے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ مذہبی لیڈروں اور مسجدوں کے مولویوں تک کو دہشت زدہ کیے رکھنا، مثلاً رات کے وقت ان کے گھروں میں پتھر پھینکنے، دسی بم پھینکنے، ان کے بچوں کو اغوا کر کے قتل کرنا اور لاشیں غائب کر دینا۔ تیسرا طریقہ تبلیغ کا تھا، پیار سے بھی اور تشدد سے بھی مسلمانوں کو ہندو بنانا۔ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ ہندو اور سکھ لڑکیاں مسلمان نوجوانوں کو پھانس کر ان کا مذہب تبدیل کریں، خواہ انہیں اپنی عزت قربان کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور پانچواں طریقہ یہ تھا کہ مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے دور دراز لے جانا اور انہیں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ بیاہ دینا۔ دلجیت کور کو یہ تحریک اور اس کا پروگرام بہت پسند آیا۔ اس کا نشان لکڑی کی ڈسک رکھا گیا تھا جس پر لفظ ماتا لکھا ہوا تھا۔ گھنشیام نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اس تحریک کے لیڈر مہاتما گاندھی سے مل چکے ہیں اور اپنے اس روحانی لیڈر کی انہیں منظوری مل گئی ہے۔ اس نے جن لیڈروں کے نام لیے ان میں سردار پٹیل، مورارجی دیسائی، جے پرکاش نرائن اور جواہر لال نہرو قابل ذکر ہیں۔ یہ لیڈر پہلے ہی ان کوششوں میں مصروف تھے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالا جائے یا انہیں مسلمان ہی نہ رہنے دیا جائے۔ انہوں نے شدی کی تحریک چلا رکھی تھی۔ گھنشیام نے لڑکی کو بتایا کہ یوپی میں ماتا کے ممبروں نے اس پروگرام پر عمل شروع کر دیا ہے۔ لڑکی نے بیان میں کہا کہ یہ تحریک اتنی سرگرم نہ ہو سکی جتنی توقع تھی۔ دلی کے مضافاتی علاقے میں اس کے 3 ممبر پکڑے گئے۔ ان کے پاس دستی بم تھے۔ پولیس کے پاس جا کر ایک نے ایک پالی چوم کر لیا اور تحریک کو بے نقاب کر دیا۔ پھر یوپی میں کسی جگہ 2 ممبر اور پکڑے گئے، وہ بھی پولیس کا تشدد نہ سہہ سکے۔ ان سب کو 14 سال سزائے قید دی گئی۔ لڑکی کے بیان کے مطابق کچھ لوگ اس تحریک کو مالی امداد دیتے تھے مگر اسے کسی ایک کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ گھنشیام امرتسر آتا رہتا تھا۔ وہ دراصل سکھ نوجوانوں کو اس گروہ میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی ہر بار اسے ملتی تھی۔ دونوں میں بے تکلفی پیدا ہو گئی جو محبت کی صورت اختیار کر گئی۔ لڑکی نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہ اس تحریک میں شامل ہو جائیں۔ انہیں تحریک پسند نہ آئی۔ گھنشیام نے امرتسر زیادہ ہی آنا شروع کر دیا اور زیادہ دن وہاں گزارنے لگا۔ لڑکی اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ بھائیوں نے دیکھ لیا اور بہن کو منع کیا، وہ نہ مانی۔ باپ کو پتہ چلا تو اس نے بھی لڑکی کو روکا، وہ پھر بھی باز نہ آئی۔ کرتے کرتے باپ اور بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ لڑکی کو تحریک سے اتنی دلچسپی نہیں جتنی گھنشیام سے ہے۔ اس وقت تک لڑکی بے حیائی اور آشنائی کی وجہ سے خاصی بدنام ہو چکی تھی۔ ایک روز دونوں بھائیوں نے گھنشیام کو جا پکڑا اور اسے دھمکی دی کہ وہ پھر کبھی امرتسر آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے لڑکی کو بتایا۔ لڑکی نے کہا کہ اس کے ساتھ گھر سے نکل جانے کو تیار ہے۔ پروگرام طے پا گیا۔ اس کے مطابق 8-10 روز بعد گھنشیام امرتسر آیا۔ لڑکی کو اطلاع مل گئی، وہ اس سے ملی۔ گھنشیام نے اسے بتایا کہ وہ کلکتہ جا رہا ہے۔ وہاں کے ایک تاجر نے تحریک کے لیے خاصی رقم اور کچھ آدمی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ دلی کے ایک لیڈر نے، جس کا اسے نام نہیں بتایا گیا، کاغذ پر یہ تحریر لکھ دی کہ امرتسر میں منڈی تیز ہے، مال بھیج دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امرتسر میں بھرتی مہنگی ملتی ہے، اس کے لیے رقم چاہیے۔ گھنشیام نے اس لیڈر کو بتایا کہ وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے جانا چاہتا ہے۔ لڑکی گھر سے بھاگ آئے گی، پھر گھر نہیں جائے گی بلکہ وہ شادی کر لیں گے۔ گھنشیام نے اس لیڈر کو یہ بھی بتا دیا کہ لڑکی تحریک کے لیے بہت کام کرے گی۔ لیڈر نے رکے میں یہ بھی لکھ دیا کہ بچے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کلکتے کا وہ تاجر ان دونوں کی رہائش کا بھی بندوبست کرے اور انہیں چھپا کر رکھے۔ انتظام یہ کیا گیا کہ گھنشیام نے ریل گاڑی میں اپنی سیٹ ریزرو کروا لی لیکن لڑکی کو ریزرویشن کے بغیر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چونکہ دہشت پسند تھا اس لیے ذرا سے خطرے سے بھی محتاط تھا۔ وہ لڑکی کی گمشدگی کا کوئی تحریری سراغ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ لڑکی پہلے ہی بیان کر چکی تھی۔ بیان کا یہ حصہ آپ نے سن ہی لیا ہے۔ اپنے باپ کے متعلق اس نے ایسے جذباتی انداز اور الفاظ میں صفائی پیش کی کہ میں نے اسے تسلیم کر لیا۔ باپ کے ذکر سے لڑکی بہت روئی۔ اس کے الفاظ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہیں جو میں نے اپنی اولاد کو کئی بار سنائے تھے۔
اور اب اپنی اولاد کو سنایا کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، اولاد جوان ہو جاتی ہے تو سمجھتی ہے کہ عقل تو صرف اسے ملی ہے۔ والدین پسماندہ اور جاہل ہیں۔ مجھ جیسی لڑکیاں اپنے جیسے لڑکوں سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سن کر اپنے آپ کو رانیاں مہارانیاں سمجھ لیتی ہیں اور ماں باپ کی عزت کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ ڈالتی ہیں۔ لڑکے آوارہ ہو کر ماں باپ کے لیے روگ بن جاتے ہیں۔ آج جب میرا باپ میری گمراہی پر کڑ کڑ کر میرے ساتھ قید ہو گیا ہے اور مجھے خدا نے میرے گناہوں کی سزا دی ہے تو مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میرا باپ اور ہر کسی کا باپ ایک پوتر انسان ہے اور ماں کتنی عظیم ہوتی ہے جس نے اپنی بیٹی کی بدکاریوں سے واقف ہوتے ہوئے بیٹوں سے کہا تھا کہ اسے کنویں میں نہ پھینکنا۔ اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنے بیٹوں پر حملہ کر دیا تھا۔ میں ان سے کس طرح معافی مانگوں؟ اگر خدا نے مہلت دی تو باقی عمر ان کے قدموں میں سر رکھ کر گزار دوں گی، اور اگر زندہ رہی تو نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں میں یہ تحریک چلاؤں گی کہ اپنے ماں باپ کو گرو نانک اور رشیوں کا درجہ دیں۔ اور تم مسلمانوں سے بدستور نفرت کرتی رہو گی؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے جواب دیا، اب صرف اپنی خوبصورتی اور اپنے سراپے سے نفرت کروں گی۔ اس نے امرتسر کے 6-7 آدمیوں کے نام پتے لکھوائے جو اس تحریک کے روح رواں تھے، اور اس آدمی کا نام پتہ بھی دے دیا جس کے گھر کو گھنشیام نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ کچھ اور بھی نشانیاں تھیں جو اس نے کر دیں۔ ہم تمام تر گروہ کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن دہشت پسندوں کا دستور تھا کہ ان کے جو ممبر مل کر کام کرتے تھے وہی ایک دوسرے سے واقف ہوتے تھے، باقی ممبر ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ گھنشیام تجربہ کار اور محتاط دہشت پسند معلوم ہوتا تھا۔ اس نے لڑکی کو کسی دوسری جگہ اور ممبروں کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ جس کے پاس کلکتہ جا رہے تھے اس کے متعلق بھی وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ لڑکی دہشت پسندوں کی کسی کارروائی کے متعلق بھی کچھ نہ بتا سکی۔ ہم نے اس پر فوراً اعتبار نہیں کر لیا تھا۔ ہم نے اپنے خصوصی طریقے سے اس کا سینہ کھول لیا تھا۔ اس میں اتنا وقت صرف ہوا کہ دن کے 11 بج گئے۔ لڑکی پر غشی طاری ہونے لگی تھی اور وہ اس طرح بے قابو ہو کر بولنے لگی تھی جیسے اسے نشہ پلایا گیا ہو۔ اس کا شعوری ذہن سو گیا تھا اور لاشعوری ذہن میں چھپی ہوئی باتیں چشمے کی طرح ابل ابل کر باہر آ رہی تھیں۔ انسپکٹر روجرز کے کہنے پر میں اسے اس کے کمرے میں لے گیا، چارپائی، بستر اور اس کے لیے ناشتہ منگوایا۔ اسے ناشتے کا ہوش نہ تھا، بستر پر گری اور گہری نیند سو گئی۔ میں اس کے باپ کے کمرے میں گیا، اسے ناشتہ دیا جا چکا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور میرے ہاتھ پکڑ کر بولا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے اسے تسلی دی تو اس نے پوچھا، میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، میں آپ سے بہتر قسم کا باپ ہوں۔ آپ نے اسے کنویں میں پھینکنا چاہا تھا لیکن میں اسے کنویں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھوں آزاد کیا اور اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ڈالی۔ میرے ساتھ آئیں۔ میں اسے تفتیشی کمرے میں لے گیا۔ ہم نے گزشتہ رات سے 1 منٹ بھی آرام نہیں کیا تھا۔ انسپکٹر روجرز نے گھڑی دیکھ کر کہا، 12 بجنے والے ہیں۔ آپ اسے لے آئے ہیں؟ اس سے جلدی فراغت ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ہمیں تفتیش آج ہی مکمل کر لینی چاہیے۔ امرتسر جا کر گرفتاریاں کرنی ہیں، ملزم روپوش ہو سکتے ہیں۔ انسپکٹر روجرز گھبرا کر اٹھا اور بولا، ملزموں کی فہرست کہاں ہے؟ گرفتاریوں کے لیے ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ روپوش ہو چکے ہوں گے۔ لڑکی کی گرفتاری اور اس کے گھر کی تلاشی سارے شہر میں مشہور ہو چکی ہوگی۔ وہ فہرست لے کر کمرے سے دوڑتا ہوا نکل گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ امرتسر پولیس کو ٹیلی فون کرنے گیا ہے کہ ان اشخاص کو فوراً گرفتار کر کے ان کے گھروں کی تلاشی لو۔ میں نے اس دوران سردار سرجیت سنگھ پر توجہ مرکوز کیے رکھی۔ اس نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ اپنی بیٹی کے متعلق اس نے وہی باتیں بتائیں جو بیٹی سنا چکی تھی۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ بیٹی اور بیٹوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا اور انہیں بتایا کرتا تھا کہ امبالہ سے اٹک تک کا علاقہ سکھوں کا ہے، اس پر انگریزوں، ہندوؤں یا مسلمانوں کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اس کی بیٹی نے جب اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہ تحریک میں شامل ہو جائیں جو مسلم کشی کے لیے کام کر رہی ہے تو اس نے مخالفت کی، کیونکہ پکڑے جانے کا ڈر تھا۔
ताहम वो हिंदू लीडरों के साथ इस मौजू पर तबादला ख्यालात करता रहता था कि मुसलमानों को किस तरह ख़त्म किया जाए और मुसलमानों को अछूतों का दर्जा किस तरह दिया जाए। उसकी बेटी उससे भी आगे निकल गई। तब वो परेशान हुआ और उस वक्त तो वो परेशानी से बेहाल हो गया जब उसे अपने जैसे मोअज़्ज़िज़ आदमियों ने बताया कि उसकी बेटी मशकूक चाल चलन के आदमियों के साथ घूमती फिरती है। उसने बेटी को रोकने की कोशिश की तो उसने परवाही न की। फिर भाइयों ने उसे रोका तो भी वो पास न आई। इसके बाद बाप को घनश्याम और उसकी खुफिया तहरीक के मुतालिक पता चला और फ़ौरन ही बाद बेटों ने बाप को बताया कि घनश्याम और लड़की के ताल्लुकात सिर्फ सियासी नहीं, मामला काबिल एतराज़ है। बाप बहुत ही परेशान हुआ। वो सारे शहर में बदनाम हो गया था। उसके कहने पर उसके बेटों ने घनश्याम को कत्ल की धमकी दी। बाप ने इन्हें कहा कि अल्फाज तक ही रहना वरना और ज़्यादा रुसवाई होगी। घनश्याम आखिरी बार अमृतसर आया। एक शाम लड़की की माँ ने कुछ निकालने या रखने के लिए ट्रंक खोला तो ज़ेवरात के खाली डब्बे देखे। सिर्फ हार वाला डब्बा और ज़ेवरात की कई अशियाँ गायब थीं। इसी ट्रंक में कुछ रकम थी, वो भी गायब थी। माँ ने सर पीट लिया। बेटों को मालूम हुआ तो वो उस मकान में गए जहाँ घनश्याम ठहरा करता था। इन्हें बताया गया कि वो हावड़ा एक्सप्रेस से चला गया है। बेटे रेलवे स्टेशन गए तो गाड़ी चल रही थी। इन्हें अपनी बहन नजर आ गई। वो आगे को दौड़ी जा रही थी। वो इसके पीछे दौड़े मगर बहन गाड़ी में सवार हो गई और भाई पीछे कहीं गाड़ी में सवार हो गए। बेटों की गैर हाजिरी ने बाप का बुरा हाल कर दिया। वो इन्हें और अपनी बेटी को ढूंढता फिरता रहा। इस डर से किसी से पूछता भी नहीं था कि रुसवाई होगी। 3 रोज़ बाद उसके बेटे बहन को लेकर आ गए और बाप को बताया कि वो घनश्याम को कत्ल करके आए हैं। उन्हें यकीन था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे मगर वो पकड़े गए। इतने में इंस्पेक्टर रॉजर्स आ गया। उसने अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को मुलजिमों के नाम पते बताकर कह दिया था कि इन्हें फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। उनके घरों की तलाशी में जो अशिया बरामद करनी थी वो भी बता दी। मैंने इसे लड़की के बाप का बयान सुनाया और राय दी कि इसके पास और कुछ नहीं। इंस्पेक्टर रॉजर्स ने इस पर बहुत जिरा की और मुझे कहा कि इसे कमरे में भेज दो। बाप ने मुझसे पूछा, अब मेरा क्या बनेगा, मेरी बेटी का क्या बनेगा? उसने इस बार भी अपने बेटों के मुतालिक नहीं पूछा। उसे बेटी का गम खा रहा था। मैंने इसे कहा, आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, मैं आपके दिल में मुसलमानों की मोहब्बत पैदा करूंगा। हम खाने और ज़रा आराम करने के लिए चले गए। शाम को हम दोनों भाइयों को इकट्ठे ही तफ्तीशी कमरे में ले गए। इन्हें खबरदार किया कि उनका जुर्म हर एक तफसील के साथ मालूम हो चुका है। अगर उन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश की तो कानून की सज़ा से पहले इस कमरे में इन्हें बड़ी भयानक सज़ा मिलेगी। दोनों इस कदर दिलेर थे कि मैंने अहमक कहूँगा। बड़े भाई ने कहा, छुपाना क्या है? बहन के दोस्त को कत्ल किया है, कहीं डाका तो नहीं डाला? छोटे भाई ने हाथ मेरे मुंह के करीब लाकर ज़ोर ज़ोर से हिलाया और धमकाने के लहजे में कहा, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन याद रखो हम पर कोई झूठा इल्ज़ाम न लगाना। हम सर ऊंचा करके कहेंगे कि हाँ, हमने अपने बहन के दोस्त को कत्ल किया है। जो पाकिस्तानी सिखों को नहीं जानते वो हैरान होंगे कि इन भाइयों ने ऐसी बातें कही हैं। जो लोग सिखों के साथ रहे हैं वो जानते हैं कि सिख बहन के दोस्त से कहीं ज़्यादा नंगी बातें करते हैं। सिख जिस कदर अहमक होता है, जो कि वो अक्सर होता ही है, वो अपना सर उतना ही ऊंचा रखता है। मैंने इन भाइयों को खुलकर दाद दी। इंस्पेक्टर रॉजर्स से भी इनकी तारीफ कराई और सिखों ने बड़े फ़ख्र से सारी वारदात सुना दी। इसका खासा हिस्सा आप लड़की और उसके बाप की ज़बान से सुन ही चुके हैं। इसमें जो रह गया था वो भाइयों ने इस तरह पूरा किया कि जब इन्हें पता चला कि इनकी बहन ज़ेवरात और नकदी समेत लापता है तो वो घनश्याम के उस दोस्त के घर गए जहाँ वो ठहरा करता था। इन्हें पता चला कि वो हावड़ा एक्सप्रेस से चला गया है। इनके पास कुछ पैसे थे। एक आड़ती से उन्होंने खासी रकम ले ली। एक चाकू दोनों के पास था। वो रेलवे स्टेशन चले गए लेकिन किसी और तरफ से प्लेटफॉर्म पर गए। इन्हें बहन उस वक्त नजर आई जब गाड़ी चल पड़ी और बहन इंजन की तरफ दौड़ी जा रही थी। वो इसके पीछे दौड़े लेकिन गाड़ी तेज हो गई। बहन को उन्होंने आगे वाले एक डब्बे में सवार होते देखा तो वो पिछले एक डब्बे में बगैर टिकट सवार हो गए। रास्ते में टिकट चेकर आया तो उन्होंने अमृतसर से आगे के तीसरे या चौथे किसी स्टेशन तक के टिकट बनवा लिए। मुझे इस स्टेशन का नाम याद नहीं रहा। जहाँ भी गाड़ी रुकी उन्होंने इंटर और थर्ड क्लास के डब्बों में बहन को देखा। इन्हें कहीं भी नजर न आई। वो
रात हो चुकी थी। सेकंड और फर्स्ट क्लास के तमाम डब्बों के शीशे और शटर गिरे हुए थे। ये तो इन्हें मालूम नहीं था कि इनकी बहन सेकंड क्लास में जा रही है। उनके टिकट वाला स्टेशन गुजर गया। उन्होंने परवाह न की और दिल्ली तक चले गए। वहाँ सेकंड क्लास से मुसाफिर उतरे तो भाइयों ने बहन और घनश्याम को देख लिया। बहन इन्हें न देख सकी। वहाँ से गाड़ी चली तो वो इसी कंपार्टमेंट के साथ वाले कंपार्टमेंट में चढ़ गए। ये इंटर क्लास था। उन्होंने ये देख लिया था कि इन दोनों डब्बों के पायदान दूर दूर नहीं। गाड़ी जब दिल्ली से आगे निकल गई तो वो दोनों इंटर क्लास के पायदान से सेकंड क्लास के पायदान पर चले गए। उन्होंने आपस में तय कर लिया था कि दरवाज़ा अगर अंदर से लॉक हुआ तो वो चाकुओं से शीशा और लकड़ी का शटर तोड़कर अंदर चले जाएंगे। मगर इन्हें दरवाज़ा खुला मिल गया। लीवर घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। उस वक्त लड़की घनश्याम के बिल्कुल नज़दीक बैठी थी और कत्ल के लिए ये जवाब काफ़ी था। उन्होंने घनश्याम के कत्ल का तरीका वही बताया जो आप उनकी बहन की ज़बानी सुन चुके हैं। इसका गला घोंटकर इसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया और अगले स्टॉप वाले स्टेशन के करीब बहन को साथ लेकर उतर गए। दूसरे दिन वो बहन को उसी स्टेशन से गाड़ी पर सवार करा कर लाए। हमने जब अमृतसर में इनके घर छापा मारा तो उन्होंने बहन को कुएं में फेंकने का फैसला कर लिया था, लेकिन मैं बर्वक्त पहुंच गया। उन दोनों पर मैंने और इंस्पेक्टर राजस ने बहुत जिरा की, लेकिन इन्हें कत्ल के अलावा और किसी जुर्म में मुलविस न पाया। माता के गुरु के साथ इनका कोई ताल्लुक न था, बल्कि वो इस गिरोह के इस कदर खिलाफ थे कि उन्होंने घनश्याम के अमृतसर वाले दोस्तों की निशानदही की और उनके खिलाफ गवाही देने की भी पेशकश की। दोनों भाई हमारे मुल्जिम नहीं थे। इनके खिलाफ रिपोर्ट शहादत की फहरिस्त के साथ हमने मुतालिका थाने को भेज दी। इनके खिलाफ कत्ल का इल्ज़ाम था। इन्हें मुतालिका थाने भिजवाने का इंतज़ाम करके उनकी बहन और बाप को हम अमृतसर ले गए। वहाँ माता के 7 सपूत गिरफ्तार किए जा चुके थे। उनके घरों से माता के डिस्क और घनश्याम के दोस्त के घर से दस्तावेजी सबूत भी मिल गए। सीधे तरीके से उनके खिलाफ जुर्म साबित करना ज़रा मुश्किल था। मैंने इसी को बहाना बनाया और इंस्पेक्टर रॉजर से कहा कि लड़की को वादा माफ गवाह बना लिया। माता के सपूतों का दिल गुर्दा मुलाहिजा कीजिए कि हमने उन्हें अजियत की पहली सीढ़ी पर ही रखा तो हर एक ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मैं अजियत रसानी का कायल नहीं था, लेकिन उनकी मैं हड्डी पसली एक कर देना चाहता था। उन्होंने मुझे मौका ही ना दिया। 4 और दोस्तों की निशानदही कर दी, लेकिन फौरी तौर पर वो पकड़े न जा सके क्योंकि इन 7 की गिरफ्तारी से वो रूपोश हो गए थे। यहाँ एक मसला पैदा हो गया। सबके एक वाली हो जाने से वादा माफ गवाह की ज़रूरत नहीं रही थी। इंस्पेक्टर रॉजर्स ने लड़की को इस राय से महरूम कर दिया। मैं इसे सज़ा से बचाना चाहता था। मैंने उसके बाप से 2 वादे किए थे। एक ये कि उसकी बेटी के साथ वही सलूक करूँगा जो बाप बेटी के साथ करता है, और दूसरा ये कि मैं उसके दिल में मुसलमानों की मोहब्बत पैदा करूँगा। मैंने इंस्पेक्टर रॉजर्स से साफ कह दिया कि मैं लड़की को बचाना चाहता हूँ। उसे जज्बाती दलाइल दिए। वो जिंदा दिल आदमी था। कहने लगा, मिस्टर खान, आप तो शादीशुदा हैं। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। लड़की में इतनी कशिश है कि एक शादीशुदा आदमी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। आखिर वो मेरी बात समझ गया। उसे मेरी ये दलील बहुत पसंद आई थी कि ये लोग मुसलमानों से नफ़रत करते हैं और मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि मुसलमान मोहब्बत से नफ़रत को मोहब्बत में बदल सकता है। मुझे वो वक्त सारी उम्र नहीं भूलेगा जब माता के सारे गिरोह को 10-10 साल सजाए कैद सुनाई गई और लड़की को वादा माफ गवाह बनाने की हैसियत से आज़ाद कर दिया गया तो उसका बाप मेरे पाँव में गिर पड़ा था। तब मैंने उसे बताया कि उसकी लड़की को मैंने किस तरह बचाया है। उसके बाद मैंने बाप बेटी की सूरत नहीं देखी। सरदार सुरजीत सिंह मर गया होगा, मगर उसकी बेटी दिलजीत कौर जिंदा है तो उसने अपने बच्चों को ज़रूर बताया होगा कि मुसलमान का दिल मोहब्बत से भरा पड़ा है और मुसलमान जब नफ़रत करता है तो खुले मैदान में ललकार कर करता है। ज़मीन दोज़ खुफिया और मुजरिमाना तरीक़ों से नफ़रत का इजहार नहीं किया करता। दोनों भाइयों को 5-5 साल सजाए कैद दी गई थी। बहन ने ये बयान दिया था कि वो घर से जेवरात और नकदी चुराकर भाग रही थी और जब उसके भाई कंपार्टमेंट में दाखिल हुए तो उस वक्त वो घनश्याम के बहुत नज़दीक थी। इस बयान से फौरी इश्तियाल साबित हो गया था। इसी बिना पर इन्हें थोड़ी सज़ा मिली। बहन ने भाइयों को सज़ाए मौत या उम्र कैद से बचा लिया।